एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो ये एक स्पेशल वीडियो है उस एस्पिरेंट के लिए जो नीट 2024 का एग्जाम देगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 मंथ्स आपके पास नीट 2024 के लिए है, या 14 मंथ्स आपके पास है नीट 2024 एग्जाम के लिए। अज्यूम करते हैं कि अगर नीट 2024 भी मई अप्रैल एंड या मई के मई में होता है तो मैं आप इस वीडियो में मैं आपसे पूरी स्ट्रैटेजी सब कुछ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप जीरो से सारे 90 चैप्टर्स अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हो, ताकि आप नीट में अच्छा स्कोर ला पाओ। तो आम, ये तो आपको पता ही है कि आपके पास 90 चैप्टर्स है नीट में। और आपको ऐसा तो है नहीं कि एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया हो गया वो चैप्टर, आपको उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है। और चैप्टर पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट देने हैं, और उसके बाद लास्ट में कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी देने हैं आपको। तो ये तो होना चाहिए कि आपको पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है। चैप्टर को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, उसका टेस्ट देने हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उनमें सेपरेटली आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके बायो में। तो बायो में अगर आपने अभी कुछ भी नहीं करा है तो आपको क्या करना है, सबको ही पता है। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी में भी सपोज आप अगर सेल से शुरुआत करते हो, जो कि 11th में सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको कैसे वो चैप्टर एस करना है। तो एनसीईआरटी से आपको सबसे पहले उसकी 3 रीडिंग करनी है। आपको अगर कोई चैप्टर स्क्रैच से एकदम अच्छे से अपने पहली बारी में बिल्ड करना है तो आपको उसकी 3 रीडिंग तो मिनिमम एनसीईआरटी से करनी है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा आपका, फर्स्ट रीडिंग में आपको बस उसके चैप्टर का आइडिया मिलेगा और उसके कुछ फैक्ट्स आप याद रखोगे। जैसे उस चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर, लेंथ, ये सब दिया है। हो सकता है आप वो याद रख पाओ, नहीं रख पाओगे तो जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने पहली टाइम में ये पढ़ा था। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको बस उस चैप्टर का एक आइडिया मिलेगा और थोड़े बहुत फैक्ट्स आप याद रख पाओगे। सेकंड रीडिंग में क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत समझोगे, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वगैरह वगैरह। और मेमोराइजेशन भी आप करोगे, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम फैक्ट्स आपको फर्स्ट रीडिंग में याद रह जाएंगे, उनका मेमोराइजेशन आप सेकंड रीडिंग में करोगे। थर्ड जो आपकी लास्ट रीडिंग होगी, लास्ट रीडिंग इन द सेंस ये नहीं कि बस उसके रीडिंग के बाद आपको नीट तक वो चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि एक होता है चैप्टर पढ़ना, एक होता है रिवीजन करना। ये आता है पढ़ने में। अगर आपको कोई चैप्टर जीरो से एकदम अच्छा करना है तो उसको 3 रीडिंग तो आपको मिनिमम एनसीईआरटी की देनी है। और रिवीजन का ये सीन होता है कि आपको डबल डिजिट एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, डबल डिजिट। हमारी बायो वाली मैम भी यही कहती थी कि अगर बायो को एकदम अच्छा स्ट्रांग बनाना है, अच्छा रिवीजन करना है, तो 3 रीडिंग तो उसकी वैसी हो गई स्टार्ट में, जब चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता है और उसे अच्छे से करना है तो 3 रीडिंग हो। और उसके बाद बार बार रिवाइज करना है तो वो डबल डिजिट रीडिंग से ही होगा। थर्ड रिवीजन में क्या होगा, थर्ड रीडिंग में क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में फैक्ट्स तो सारे आपको याद हो ही चुके होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया होगा। थर्ड रीडिंग में होगा आपका रिवीजन। और जब ये 3 रीडिंग आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको करने हैं उस चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। अब एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में भी दिए रहते हैं, वरना एक बुक भी आती है एमटीजी नाम की। वरना इंटरनेट पे तो इतने सारे सोर्सेज हैं ही फ्री में, जहाँ से आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज देख सकते हो और कर सकते हो। वेबसाइट्स भी हैं, जैसे नीट प्रेप हो गया, पीडब्ल्यू में भी डीपीपीज वगैरह होती हैं फ्री में, वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज करने हैं और उसके बाद आपको करने हैं उस चैप्टर के पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज छोड़ सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये तो मतलब करना ही है। और क्योंकि अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, 1 साल अभी आपके पास है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दिया। मतलब एक टेस्ट जिसमें 20-30 क्वेश्चन हो मैक्सिमम, एनसीईआरटी बेस्ड, और वो उस चैप्टर का ही टेस्ट हो। तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देना है, जिससे आपका हर चैप्टर स्ट्रांग होता जाए। ऐसा ना हो लास्ट में आके कि मेरा पूरा सिलेबस तो हो रखा है लेकिन इस चैप्टर में ये टॉपिक वीक हो गया, इस टॉपिक मतलब चैप्टर सारे आते हैं लेकिन अगर उनकी कोर में जाओ तो कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी से ही चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने लग जाओ। हम्म, तो ये था आपका बायो के लिए। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबको पता है 3 होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक कॉन्सेप्ट और एक न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को एक रीडिंग दे देना। मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ना, उसको एक रीडिंग दे देना। बाकी अगर आप किसी कोचिंग में हो या फिर आपने कोई ऑनलाइन लेक्चर्स परचेज कर रखे हैं तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए लेक्चर्स आर द बेस्ट। मतलब जो उसमें टीचर सामने सामने समझाते हैं, अगर वहाँ आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनता है तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कॉन्सेप्ट बनाना।
क्योंकि बुक से रीड करके इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लैंग्वेज भी थोड़ी टिपिकल दी हुई है। तो इसलिए लेक्चर्स आर बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और लेक्चर्स के साथ आपको नोट्स तो ऑब्वियसली पता ही है बनानी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 1 घंटे का लेक्चर है, जब भी वो चीज़ पढ़नी है 1 घंटे का लेक्चर दोबारा देखोगे। नोट्स होंगे तो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो आपको इनसे बनाना है। और एनसीईआरटी की एक रीडिंग तो करनी है, बाकी मल्टीपल रीडिंग किन चीज़ों में करनी है, जैसे जो चैप्टर्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, इनमें थ्योरी भी बहुत है। न्यूमेरिकल और थ्योरी का इक्वली रेशियो है, तो इसके लिए तो आपको एनसीईआरटी बार बार रीड करनी पड़ेगी। और जैसे चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें तो डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड होते हैं, वो भी आपको एनसीईआरटी से बार बार पढ़ना है। या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल्स वाला टॉपिक होता है, वो भी आपको एनसीईआरटी से तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी जब न्यूमेरिकल का टाइम आता है, तो उसके लिए आपको पहले तो आपके पास जैसे मॉड्यूल है, तो उसमें लेवल्स दिए रहते हैं ना एक्सरसाइज के, कि लेवल 1, उसके बाद लेवल 2, फिर पीवाईक्यूज, जिसमें लेवल 2 होता है टफ, जो जिससे में क्वेश्चन आते नहीं है। तो इसलिए आप अभी सिर्फ लेवल 1 करो और उसके बाद करो पीवाईक्यूज, लेवल 1 और पीवाईक्यूज। और जैसे ही वो चैप्टर हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, लेक्चर भी देख लिया, एनसीईआरटी भी रीड कर ली और पीवाईक्यूज और लेवल 1 एक्सरसाइज भी कर ली, उसके बाद दो उस चैप्टर का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि मतलब 180 क्वेश्चन सिर्फ उस चैप्टर के, नहीं नहीं, मतलब 30 to 40 क्वेश्चन होने चाहिए उस चैप्टर के, जो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करा दे। मतलब वो 30 to 40 क्वेश्चन हो जिसमें हर टॉपिक से, चैप्टर के हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो हो ही। ओके, तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट पे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो आपको पहले तो एनसीईआरटी तो रीड करनी ही पड़ेगी, और उसके बाद लेक्चर, कोचिंग का लेक्चर तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है ना, एनसीईआरटी में क्या है ना, पूरा मैकेनिज्म दिया भी नहीं रहता है, उसमें कुछ स्टेप वो स्किप भी कर देते हैं, जिससे लगता है कि इस स्टेप से वो कैसे आगे बढ़ गया। और कोचिंग में टीचर वो पूरे स्टेप अच्छे से समझाते हैं, तो इसलिए आपको लेक्चर तो अपना अटेंड करना ही पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। बायो के लिए आप लेक्चर देखो ना देखो, क्योंकि एनसीईआरटी तो रीड करने पे भी अच्छे से समझ आ जाती है, लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे और नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली रीड करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रटने की, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब ऑब्वियसली इसमें रटने का भी होता है। या फिर जो ट्रेंड्स चलते हैं अमीन्स में, जैसे ट्रेंड होता है CH3 का, मिथाइन का, मिथेन का, इथेन का, कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस रहता है, गैशियस और सॉलिड वगैरह वगैरह जो भी होता है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ें दी हैं। उसके बाद आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, जिसमें नेम्ड रिएक्शन हो और रिएक्शन के मैकेनिज्म आपने अलग से लिखे हो, क्योंकि टेस्ट से पहले पूरी एनसीईआरटी तो रीड कर नहीं पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैकेनिज्म और नेम्ड रिएक्शन, वो आपको एक सेपरेट कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको करना है पीवाईक्यूज, एनालिटिकल क्वेश्चन और रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन। और इसमें भी क्या है ना, जो रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही मैक्सिमम नीट में आते हैं। मतलब आपको एक सबस्ट्रेट दे देगा और एरो के ऊपर वो लिख देगा रिएजेंट, और आपको बता देगा, मतलब आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन होता ही है रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको ये पता है ना कि कौन से रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, माइल्ड रिड्यूसिंग है, तो आपकी 80% ऑर्गेनिक तो ऐसे ही हो गई। मतलब ऑर्गेनिक से जो 80% क्वेश्चन आएंगे वो तो आपके ऐसे ही हो गए, अगर आपको रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन करने आते हैं, रिएजेंट का फंक्शन पता है। उसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे थोड़े बहुत असर्शन रीजन हो गए, या फिर एनसीईआरटी में जैसे पॉइंट्स लिखे रहते हैं रिएक्शन मीडियम, या फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे रहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि ये वाली चीज़ इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है, ये पर्टिकुलर अल्कोहल इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन भी आपको करना है। और फिर एट लास्ट पीवाईक्यूज तो ज़रूर करना है, मतलब पीवाईक्यूज तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हम आते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बाइबल ही एनसीईआरटी है, एक बायो और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दोनों के लिए अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी ही कर लोगे तो बहुत है, 100% आपका पूरा सब्जेक्ट्स हो जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो। तो इसमें भी आपको बायो की तरह ही करना है, 3 रीडिंग तो करनी है स्टार्टिंग में। अगर आपको चैप्टर पूरा अच्छे से याद करना है, तो 3 रीडिंग तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छे से करनी है। और उसके बाद फ्रीक्वेंट रिविजन्स करते रहना है। मतलब आपने मान लो पी ब्लॉक खत्म किया इस हफ्ते, तो संडे को आपको उसका एक रिवीजन करना है, और उस रिवीजन में मान लो आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जब आप अगले संडे उसका रिवीजन करने जाओगे ना, तो वो 3-4 घंटे से 2 घंटे में रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, मिनट। वो 3-4 घंटे से 2 घंटे में रिड्यूस हो जाएगा। फिर जब अगले संडे करने जाओगे वो और रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका जो रिवीजन टाइम है ना, वो रिड्यूस होता जाएगा, अगर आप फ्रीक्वेंट रिवीजन करो तो।
और उसके बाद ये तो प्रोमिनेंट ही है कि आपको चैप्टर वाइज नीट लेवल मॉक टेस्ट तो देने ही है, मतलब चाहे इनऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, देने ज़रूर है चैप्टर वाइज। उसके बाद हम लास्ट, और जो कि फिजिक्स एस्पिरेंट्स का डर होता है, दैट इज फिजिक्स। एक मिनट, ये मिट गया, दैट वाज कॉन्सेप्ट फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, ऑब्वियसली दो चीज़ें हैं, एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा न्यूमेरिकल्स है। कॉन्सेप्ट के लिए क्या, लेक्चर्स, क्योंकि एनसीईआरटी तो रीड कर नहीं पाओगे फिजिक्स की, दैट्स फॉर श्योर, और रीड भी कर लोगे ना तो समझ नहीं आएगा। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी की फिजिक्स रीड करके कुछ समझ नहीं आता है। तो फिजिक्स के लिए तो आपको लेक्चर्स अटेंड करने ही है कोचिंग के, और उसके नोट्स बनाने हैं, वहाँ से तो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ के लिए, एक तो नीट लेवल एमसीक्यू करने हैं जो आपके लेवल 1 में दिए रहते हैं, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और जो फिजिक्स में भी दिए रहते हैं ना लेवल 2 के, वो नहीं करने, वो बहुत ही ज़्यादा टफ दिए रहते हैं। मतलब मैं भी जब एक बार कर रहा था रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यूज, और मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया, वो शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन था, तो मैंने नेट पे सर्च किया कि इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या होगा, तो नीचे लिखा हुआ था जेई एडवांस का वो क्वेश्चन था। मतलब इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, आपको सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन करने हैं। और नीट में तो क्या होता है ना, आप अगर 2022 का पेपर उठा के देख लोगे ना, लेवल 1 में जो क्वेश्चन दिए थे उनसे भी आसान क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए आपको सिर्फ लेवल 1 के करना है, और पीवाईक्यूज तो ऑब्वियसली कोई मना नहीं करेगा, करना ही करना है। और उसके बाद इसमें भी आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो देना ही है, मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो आपको सारे 90 के 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब एक तो आप टेस्ट दोगे सी पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, एक दोगे आप कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, लेकिन उसके अलावा 90 टेस्ट आपने और दे रखे होने चाहिए, जो कि होने चाहिए आपके चैप्टर वाइज। मतलब ये आप नहीं छोड़ सकते, ये आपके करने हैं, क्योंकि आपके पास एक तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, दूसरा आपका पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आप ये दे दोगे तो। वरना लास्ट लास्ट में क्या होगा, ये चैप्टर तो ऊपर ऊपर से आता होगा, लेकिन जब उसकी कोर में जाओगे तो कॉन्सेप्ट पूरे हिले हुए होंगे, उसका कोई मतलब होगा नहीं। ओके, ये तो हो गई हमारी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है वगैरह। उसके बाद हम आते हैं मॉक टेस्ट पे। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या करना है, आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पार्ट सिलेबस टेस्ट, मान लो जैसे आपने 2 हफ्ते में जो सिलेबस किया, उसको संडे को एक मॉक पार्ट सिलेबस टेस्ट उसका देना है, 720 मार्क्स का। मतलब जो 2 हफ्ते में जितना हुआ 720 मार्क्स का उसे देना है। जैसे मैं आकाश में था तो उसे हम फोर्टनाइटली टेस्ट बोलते थे, तो वो होता था हर 2 हफ्ते में, जितना भी सिलेबस 2 हफ्ते में हुआ होता था उतना उसमें आता था। और उसके बाद जब ये पार्ट स्लेब एफटीज यानी फोर्टनाइट टेस्ट में बोलते थे, जब ये खत्म हो जाते थे तो हमारे शुरू होते थे लास्ट के 3 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट उसके बाद आपको देने हैं। और मॉक टेस्ट देने का मतलब मैंने पहले भी बताया कि यही नहीं होता कि मतलब टेस्ट दिया और ख़त्म बात। मॉक टेस्ट देने में आपको उसके बाद आपको एनालाइज भी करना है, और एक मैंने बताया था कि आपको मिस्टेक कॉपी भी बनानी है। मिस्टेक कॉपी में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। मिस्टेक कॉपी में एक तो आपको लिखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कंप्लीट सिलेबस टेस्ट में। क्वेश्चन गलत हुआ, उसके बाद उसका आपको लिखना है कि आपने कौन सा, मतलब आपका ओन कॉन्सेप्ट जिसको आपने लगाया था और क्वेश्चन गलत हुआ, और उसके बाद आपको लिखना है उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ताकि जब आप अगला कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने जाओ आपको दोनों दिख जाए। वरना अगर आपने ये नहीं देखा होगा, वरना तो क्या होगा, अगले टेस्ट में भी मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका कोई कॉन्सेप्ट था जो आपका गलत बना हुआ था, तो आपने वो गलत कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन किया, आंसर गलत आया, गलत हो गया क्वेश्चन, लेकिन आपने उसे घर जाके रिवाइज नहीं किया। तो अगले टेस्ट में भी मान लो वही क्वेश्चन आ गया, वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, वही करोगे, और फिर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नीट में भी आ गया, वही करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें उसमें लिखो, ताकि जब भी आप अगले टेस्ट देने जाओ ना, तो एक बार ये कॉपी जरूर देख लेना, फिर क्या होगा, आपको ये तो दिख ही जाएगा कि आपका क्या कॉन्सेप्ट था जो गलत बना हुआ था, और ये भी दिख जाएगा कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट उसका क्या था। फिर आप वो गलती मिस दोबारा रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो आपको बता देगा कि आपका कहाँ गलती हो रही है, आपको उसमें काम करना है। वरना मॉक टेस्ट देने का कोई मीनिंग नहीं है, लिटरली मॉक टेस्ट देने का, अगर आप ये एनालाइजेशन नहीं करते हो, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे आपके लिए कि कैसे आप इस कंप्लीट एक साल में नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि आपका नीट में एक अच्छा स्कोर आए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ऑल द बेस्ट।